देखो, अपन ने है ना कल बात कर ली थी कि अपन कैसे अम्लीय माध्यम में अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं, रेडॉक्स वालियों को, है ना। तो आज अपन ट्राई करेंगे कि अगर माध्यम क्षारीय दिया हो तो अभिक्रिया को कैसे संतुलित करना है। अब देखो, मैं एक बात बता देता हूँ, अगर माध्यम क्षारीय होगा तो वो अच्छे से लिख के देगा क्वेश्चन में, ठीक है। ये है पार्ट 5, नहीं ये पार्ट 6 है। अब बात कर रहे हैं अपन कि क्षारीय माध्यम में रिएक्शन को कैसे संतुलित करें। तो क्वेश्चन में वो लिख के देगा कि ये मीडियम क्षारीय है ना। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि MnO4- है ना प्लस Br नेगेटिव। अब इसने माध्यम दे दिया क्षारीय माध्यम है, लिख के देगा वो क्वेश्चन में, है ना। तो अब इसमें MnO2 प्लस Br O3 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो अपन को करना क्या है, वही काम करना है। पहला काम है अपन को ट्राई करना है ऑक्सीडेशन वो वैलेंसी फैक्टर निकालने का। MnO4 प्लस 7 से किस में जा रहा है, ये MnO2 प्लस 4 में। वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर आ रहा है 3, ठीक है। Br नेगेटिव -1 से जा रहा है ये BrO3 माइनस कितना, 3 दूनी का 6 में से गया था 5 प्लस 5 -1 से +5 जा रहा है, मतलब बैलेंसी फैक्टर आ रहा है 6 -1 फिर 0 फिर 1 से लेके 5, तो अंतर आ गया 6 का। अपन को काउंट करना है हर चीज़, 4 का अंतर नहीं है। अब देखो इसको यहाँ काट सकते हैं अपन ऐसे 1/2, सिंप्लीफाई के लिए कर सकते हैं, लेकिन अपन वैसे भी 3 से भी कर सकते हैं। अब अपन को करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ बैलेंसी फैक्टर, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2MnO4 माइनस प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे Br नेगेटिव, मीडियम अपन ने क्षारीय लिया है, इधर 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव, 1 से मल्टीप्लाई करना है इसे। अब देखो अपन को करना क्या है, अपन को सबसे पहले ऑक्सीजन संतुलित करनी है। इधर 4 दूनी 8 है, इधर 2 दूनी 4 और 3 7 है, तो अपन को प्लस H2O कर देना है, कर दिया H2O अपन ने, ठीक है। अब देखो इधर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए ना, तो इधर अपन 2H प्लस लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन को ये रिएक्शन करनी है क्षारीय माध्यम में, किस में करनी है, क्षारीय माध्यम में। तो रिएक्शन को क्षारीय माध्यम में करने के लिए दोनों तरफ OH नेगेटिव लगा दो। क्या लगा दें, OH नेगेटिव। देखो कितने 2H प्लस हैं तो 2OH नेगेटिव, इधर भी 2OH नेगेटिव, जिससे अभिक्रिया संतुलित रहे। अब देखो इधर 2H प्लस और 2OH नेगेटिव मिलके बना लेंगे 2H2O, बना लिया। और इधर एक H2O है, तो एक H2O से एक H2O कट जाएगा, बचेगा क्या। अब रिएक्शन में देखो क्या बच रहा है, रिएक्शन में बच रहा है 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव प्लस एक H2O बचा इधर, है ना। और ये क्षारीय मीडियम में है, बेसिक मीडियम। और 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव, तो बस अपन को यहाँ पर OH नेगेटिव आ गया, तो समझ गए अपन क्षारीय मीडियम में है, कोई दिक्कत। चलो एक रिएक्शन और ट्राई करते हैं अपन, अगली रिएक्शन ट्राई करते हैं MnO4 नेगेटिव प्लस
आई नेगेटिव, और ये वही बेसिक मीडियम है। और MnO2, इसमें सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा लिया है अपन ने, वही +7 में है, +4 में है, बैलेंस फैक्टर 3 हो गया, -1 में है, 0 में है, बैलेंस फैक्टर 1 हो गया, है ना। अपन को करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई, देखो MnO4 नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3I नेगेटिव, बेसिक मीडियम MnO2 +3, देखो 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करो 3I2, और देखो इधर 3I है, इधर I2 है, कितने 3, तो इधर देखो कितने I बच रहे हैं, इधर 3I कम है तो इधर 6 करो, 6I करो इन्हें, है ना। इधर 2O है, इधर 4O है, तो इधर 2H2O लगा दो, 2H2O लगाए तो 4H प्लस लगा दो इधर। ये तो अपनी रिएक्शन संतुलित हो गई एसिडिक मीडियम तक। अब बेसिक में करना है तो 4OH नेगेटिव इधर लगाओ, 4OH नेगेटिव, OH कितने लगाने हैं जितने H प्लस है, तो ये दोनों मिलकर बना लेंगे 4OH H2O, 4H2O बना लेंगे, इधर 2H2O, तो इधर 2 बचे, 2 गए, रिएक्शन बचेगी अपनी, रिएक्शन क्या बचेगी अपनी, MnO4 नेगेटिव +6I नेगेटिव +2H2O इक्वल टू MnO2 +3I2 +4OH नेगेटिव। ये अपनी रिएक्शन बच गई, ठीक है। अपन ऐसा करना सीख जाएंगे, ठीक है। अरे रुको रुको रुको, अपन को देखो 4 गलती कर दी ना, गलती कर दी, यहाँ पर -1 से जा रहा है 0 में, -1 से 0 में जा रहा है, और यहाँ I2 है, ढंग से देखो I2 तो 2 बार आएगा ना, 0 0, और ये -1 ये हो जाएगा -2, और ये 0, तो बैलेंस फैक्टर 2 आएगा यहाँ पर 2, और 2 के हिसाब से करना है, ये गलत है ना। मुझे पता है तुम कर लोगे, तो ठीक है। अब अपन ट्राई करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। अपन को नेक्स्ट रिएक्शन देखनी है, असमानुपातन अभिक्रियाओं को संतुलित करना। देखो असमानुपातन अभिक्रिया में कुछ नहीं करना है, उसमें काम बस यहाँ तक है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो बैलेंस फैक्टर को और छोड़ दो, मतलब यहाँ अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और रिएक्शन में इन चीज़ों का ध्यान रखो, संतुलित कर दिया, ख़त्म रिएक्शन, ठीक है। अपन को और कुछ नहीं करना, अपन को रिएक्शन बस बैलेंस नहीं करनी है। अपन को देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, Cl2 से बना वो +OH नेगेटिव, ये बन रहा है Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव, ठीक है। ये 0 से जा रहा है, इसमें -1, और देखो यहाँ पर बैलेंस फैक्टर देखो 0 0 -1 2 आएगा, यहाँ पर बैलेंस फैक्टर 2 आएगा, तो यहाँ पर बैलेंस फैक्टर 2 आना चाहिए था, 1 क्यों आया। जिस सर ने 1 क्यों लिया है बैलेंस फैक्टर, यहाँ पे बैलेंस फैक्टर 2 आएगा, ठीक है। ये मैं देख के बता दूंगा ना बाद में। इस सर ने उल्टा क्यों लिया है बैलेंस फैक्टर,
देखो इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसा अनुपातन में अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ वैलेंसी फैक्टर करना है, ठीक है। Cl2 से Cl बनता है तो वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, ये अपन देख चुके हैं आराम से। ये अपन देख के बता देंगे, चलो है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सब में P4 वाली रिएक्शन में भी डायरेक्ट +1 ही लिया है। अब क्लास है नहीं, देखे कहाँ से। मैं मॉड्यूल में देख के बता दूंगा ना, मुझसे पूछ लेना बाद में, ठीक है। अब अपन देखो तुल्यांक सिद्धांत पढ़ते हैं, और मेरे हिसाब से मैंने तुल्यांक सिद्धांत पढ़ा दिया है। वही है, मैंने जो मूल में पढ़ाया था वही तुल्यांक सिद्धांत है। तुल्यांक सिद्धांत क्या है? मैंने ग्राम तुल्यांक पढ़ाए थे, ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ाया था, वेट अपॉन तुल्यांक की बार, और या फिर मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, मैंने ये सब बताया था, है ना। ये NV होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर NV। वी क्या है यहाँ पर? वैलेंसी फैक्टर है, वैलेंसी फैक्टर, है ना। N क्या है? ये है तो तुल्य, ये है क्या है? मोलरता, मोलरता और नॉर्मलता है। ये क्या है? नॉर्मलता। अब नॉर्मलता कैसे निकालते हैं अपन? मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू अपन निकालते हैं आयतन। ये आयतन है NV, मैंने सब बताया था पहले ही, तो तुम्हें ये खुद को ही करना है। अम्लीय माध्यम में 1 मोल क्वेश्चन दे रखा है, अम्लीय माध्यम में 1 मोल FeSO4 के ऑक्सीडेशन के कारण ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक KMnO4 के मोल, और देखो 1 मोल FeSO4 का ऑक्सीकरण करना है, तो अपन को करना क्या है? दोनों के तुल्यांक की भार बराबर कर देने हैं। देखो मैं सिखाता हूँ कैसे करना है। देखो अपन को किसी चीज़ का तुल्यांक की भार बराबर करना है। देखो ग्राम इक्विवेलेंट में, देखो ग्राम इक्विवेलेंट में बता चुका हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट तुल्यांक सिद्धांत में सब बता चुका हूँ कि ये होता है भार अपॉन तुल्यांक की भार। अब देखो तुल्यांक की भार बराबर E बराबर क्या होता है? M बाई वैलेंसी फैक्टर। अब देखो भार अपॉन M इंटू वैलेंसी फैक्टर करेंगे तो ये मोल हो जाएगा, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, है ना। ये ऐसे हो जाएगा। और अपन देखो मोल है ना। अब सांद्रता अपन ने देखा था कि जो नॉर्मलता होती है, नॉर्मलिटी होती है, वो होती है ग्राम इक्विवेलेंट बाई आयतन इंटू, है ना, यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या इंटू आयतन इंटू 1000 होती है।
ये अपन ने देख चुके हैं, है ना। तो है ना, ग्राम तुल्यांक इंटू 1000 बताया आयतन, तो यहाँ से हम ग्राम इक्वलेंट इजिकल टू एन भी लिख सकते हैं लीटर में। लीटर में लें तो एन वे आयतन इंटू तुल्यांकता, तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं। देखो देखो, ये नॉर्मलता, मैंने एक मोललता और नॉर्मलता में संबंध बताया था, तो ग्राम इक्वलेंट इजिकल टू अपन बता सकते हैं नॉर्मलता बराबर होती है मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर, है ना। तो इससे अपन मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू आयतन ये वाला संबंध निकाल सकते हैं। तो ग्राम इक्वलेंट इजिकल टू अपन एम वी इंटू वैलेंसी फैक्टर लिख सकते हैं। अब देखो, मोलरता इंटू आयतन ये क्या होते हैं, मोल होते हैं। मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर भी अपन लिख सकते हैं यहाँ से, है ना, है ना। और देखो, भार अपन अनुभार ये भी मोल होता है, ये भी मोल होते हैं, है ना। तो ऐसे अपन लिख सकते हैं। अब अपन को करना क्या है, जब भी मतलब ऐसे कोई रिएक्शन दी जाए और उसमें कोई किसी भी चीज़ के मोल ज्ञात कराए जाएँ, तो मैंने क्या बताया था अपन को कि तुल्यांक होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। रिएक्शन में मोल चेंज हो जाते हैं लेकिन ग्राम तुल्यांक हमेशा बराबर होते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में अच्छे से बताया था। तो अपन को देखो करना क्या है, क्वेश्चन दे रखा है अम्लीय माध्यम में 1 मोल FeSO4 के ऑक्सीडेशन के लिए आवश्यक KMnO4 के मोल ज्ञात करो। आवश्यक KMnO4 है, उसका मोल ज्ञात करना है। तो देखो, अपन दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर कर देते हैं तो उसके मोल भी आ जाएंगे। देखो, KMnO4 के ग्राम इक्वलेंट, है ना, बराबर कर देंगे अपन FeSO4 के ग्राम इक्वलेंट, है ना। दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर कर दिया। अब देखो, माध्यम कौन सा दिया है, अम्लीय। तो अम्लीय माध्यम में KMnO4 का ग्राम इक्वलेंट क्या होगा, n मोल ऑफ KMnO4 इंटू वैलेंसी फैक्टर, है ना, बराबर n FeSO4 इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब ये चीज़ दोनों बराबर करनी है अपन को, है ना। देखो, वो एन दिया क्या है क्वेश्चन में, अम्लीय माध्यम में 1 मोल FeSO4 के ऑक्सीडेशन के लिए आवश्यक KMnO4 के मोल, मतलब ये मोल ज्ञात करने हैं। ये मोल 1 है। अब देखो, FeSO4 में Fe किस में, SO4-2 होता है, तो ये +2 में है। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो किस में जाएगा, ये +3 में। तो वैलेंसी फैक्टर 1 आएगा यहाँ पर, है ना। तो वैलेंसी फैक्टर क्या होएगा, अपन को पता है इसका वैलेंसी फैक्टर 1 आएगा। अब देखो, यहाँ पर S तो ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता क्योंकि S+6 में अपने हायर में है, इसका तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, इसका होगा बस। तो अब इसमें ऑक्सीडेशन करना भी है FeSO4 का, तो ऑक्सीडेशन सिर्फ इसका होगा, तो वैलेंसी फैक्टर बनागा। अगर इसका भी ऑक्सीडेशन होता तो अपन को जोड़ना पड़ता दोनों का वैलेंसी फैक्टर अपन को जोड़ना पड़ता ना। तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर 1 आएगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अब अपन को यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर देखो, अम्लीय माध्यम है, मैंने BAN और BAN में बताया था, मैंने क्या बताया था, 5 नहीं 153 न्यूट्रल में 3, बेसिक में 1 और एसिडिक में 5 होता है बैलेंस फैक्टर KMnO4 का। बताया था ना बेन वाला सिद्धांत, है ना। तो यहाँ पर बैलेंस फैक्टर 5 आएगा, बैलेंसी फैक्टर 5 आएगा। और ये n अपन को ज्ञात करना है, तो n इधर जाके n बराबर आ जाएगा 1/4 यानी 0.2 मोल चाहिए होंगे, है ना। ऐसे अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को अपन ट्राई कर सकते हैं। देखो, एक है कि एक क्वेश्चन छोड़ के, वो तो सीधा सा क्वेश्चन है, ऑक्सीलेटो वाला है, वो तो आसान है। अब देखो, अम्लीय माध्यम में 1 मोल फेरस ऑक्सीलेट आयन के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक KMnO4 के मोल ज्ञात करो। अम्लीय माध्यम दिया है, 1 मोल फेरस ऑक्सीलेट दिया है, मतलब NKMnO4,
है ना। अपन को NK-4 इंटू उसका वैलेंसी फैक्टर बराबर करना है FeC2O4 इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब देखो FeC2O4 बना कैसे है Fe, है ना, Fe +2 प्लस C2O4 -2। अब इसमें -2 है। अब देखो दोनों का ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो अपन देखते हैं Fe2 का ऑक्सीडेशन क्या होगा। Fe+3 में तो वैलेंसी फैक्टर आएगा 1। कितना आएगा, वो वैलेंसी फैक्टर आएगा 1। और हुआ क्या है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हुआ है ना। ऐसे अपन को चेक करना है। अब C2O4 2 नेगेटिव है ना, C2O4 2 नेगेटिव है। इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन कितनी है, 4 दूनी का 8, 8 में से 2 गया 6, और 6 में से 2 का भाग देंगे तो बची कितनी। अरे नहीं आया क्या, ये निकालना मैंने सिखाया तो था, ऐसे निकालते हैं। देखो C2O4 -2 है, बराबर कर दो इसका x निकाल लो, 2x प्लस O का कितना होता है -2। अब -2 इंटू कितने हैं 4, ये कितना हो गया 2x प्लस 4 2 माइनस में आएगा, माइनस का 8 बराबर -2। 2x बराबर ये प्लस में हो जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा +8, है ना। तो ये +8 ये 2, तो बचा कितना +6। अब ये x बराबर आ जाएगा +3। यहाँ पर ये +3 में अब 2 बार है तो +3। अब जब बनेगा क्या इससे, इसका +3 से ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होकर कितना बनाएगा CO2 बनाएगा। CO2 अब CO2 में कार्बन +4 में है तो +4 8 6 ऑक्सीडेशन, बैलेंस फैक्टर 2 आ गया। अब देखो दोनों ऑक्सीडेशन हुए हैं, दोनों का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं अपन, तो ऑक्सीडेशन हुआ है तो बैलेंस फैक्टर टोटल कितना आ जाएगा 1 + 2 = 3 आएगा ना बैलेंस फैक्टर, है ना। 3 बैलेंस फैक्टर आ जाएगा। तो देखो इधर देखो अम्लीय मध्यअम्लीय है तो इसका बैलेंस फैक्टर 5, इसका 1 मोल इंटू बैलेंस फैक्टर 3, तो ये आ जाएगा 3/5 मोल। कितना आ रहा है 3/5 मोल। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो एक लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा बड़ा लग रहा है मेरे को, है ना। लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय माध्यम दिया है ना। लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय माध्यम है, माध्यम कौन सा है अम्लीय में, H2O2 है, H2O2 MnO4 नेगेटिव, है ना। इनके द्वारा, है ना, इन दोनों के द्वारा O2 व Mn+2 बनाने में कि यानी H2O2 MnO4 नेगेटिव द्वारा O2 व Mn+2 बनाने के लिए ऑक्सीकृत हो जाता है तो MnO4 नेगेटिव ये 1.5 × 10⁻³ मोल द्वारा H2O2 के 1.2 mg मिलीग्राम से कितने ग्राम O2 बनेगी, से कितने ग्राम O2 बनेगी। ये है क्वेश्चन कि अम्लीय माध्यम में H2O2 MnO4 नेगेटिव द्वारा O2 व Mn+2 बनाने के लिए ऑक्सीकृत हो जाता है। MnO4 नेगेटिव के 1.5 × 10⁻³ मोल द्वारा H2O2 के 1.2 mg ग्राम से कितने ग्राम O2 बनेगी। यानी H2O2 दे दिया कितना है अपने पास 1.2 mg, है ना। अब देखो H2O2 अपने को दिया है कितना है 1.2 mg, तो H2O2 के मोल निकाल सकते हैं अपन, H2O2, है ना। अब इसमें मोल निकालना है अपन को, H2O2 का कितना है 2 प्लस 16 दूनी का कितना हो जाएगा 32,
32 यानी 34, इसका तो 34 तो एम है ना। अब मोल निकालें H2O2 के, NH2O2। अब देखो कितना है, अपन को ग्राम में लेनी होती है ना, तो ये मिलीग्राम है, तो 1.2 × 10⁻³ है ना, और बटे 34 ये H2O2 के मोल आ गए। अब देखो H2O2 का बैलेंस फैक्टर मैंने हमेशा बताया था 2 होता है, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, N इंटू वैलेंस फैक्टर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये इसका ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसको इधर कर दो तो ये 17 आ जाएगा, बराबर 1.2 × 10⁻³ बटा 17 है ना। अभी ये क्या है, पावर 17, मतलब देखे जाए तो ये बहुत कम है मोल। क्या है ये, बहुत कम मोल है। पहली बात तो कम मोल है ये, बहुत ज़्यादा है ना। फिर अपन ट्राई करते हैं कि MnO4 के, देखो MnO4 कितना दिया है कि मोल दिए हैं इतने, इसके इतने मोल दिए हैं है ना, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना होगा। अब अम्लीय माध्यम में 5 वैलेंस फैक्टर होता है, तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 निकालें अपन, तो मोल कितने हैं 1.5 × 10⁻³ बैलेंस फैक्टर कितना है 5, 15×75, तो इसका आ जाएगा 7.5 × 10⁻³ इसका ग्राम इक्विवेलेंट है ना। देखा जाए तो इसमें सिर्फ ये दोनों कॉमन है, ये नंबर में है, लेकिन इसका भाग लग रहा है 17 टाइम कम है ये, इसके ग्राम तुल्यांक इससे 17 बार कम, 17 टाइम्स कम है, 17 गुना कम है, क्योंकि 17 का भाग लग रहा है ना एक्स्ट्रा, तो मतलब बहुत कम है। अब देख जो उत्पन्न O2 होगी, अब उत्पन्न O2 यानी 1.2 mg से कितने ग्राम O2 उत्पन्न होगी। अब देखो अपन कह रहे हैं कि जो रिएक्शन होगी उसमें O2 उत्पन्न होगी है ना। अब O2 बनेगी, वो किससे बन रही है, क्वेश्चन ने खुद ने कहा है कि क्वेश्चन में H2O2 के ऑक्सीकरण से O2 बन रही है, 1 ग्राम O2 बनेगी, कितने ग्राम, मतलब O2 जो बन रही है वो H2O2 है, उससे बन रही है O2 है ना। तो इनमें देखो इसमें 2 बार है, तो इसका बैलेंस फैक्टर 2 टाइम्स 0 0, जो बैलेंस फैक्टर कितना आएगा, बैलेंस फैक्टर देखिए H2O2 का वो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1, इसका -1 होता है ना, तो बैलेंस फैक्टर यहाँ भी 2 आएगा, बैलेंस फैक्टर 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और H2O2 कहीं भी आ जाए वहाँ बैलेंस फैक्टर हमेशा 2 ही होता है ना। तो अब ये 2 हो गया बैलेंस फैक्टर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन देखते हैं कि जो O2 बनी है उसके मोल नहीं, अपन को ग्राम तुल्यांक निकालना है, क्योंकि अपन ग्राम तुल्यांक में बात कर रहे हैं ना। तो जो O2 बनी उसके ग्राम इक्विवेलेंट, अब O2 के मोल भी अपन को पता होना चाहिए। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वो कितने बनेंगे। मैंने हमेशा क्या बताया था, ग्राम इक्विवेलेंट कोई रिएक्शन में चेंज नहीं होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट हैं जो कोई भी रिएक्शन में कभी भी चेंज नहीं होते हैं। इसके ग्राम इक्विवेलेंट इसके उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्शन करके उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट बनाएंगे। हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट कोई भी रिएक्शन के लिए चेंज नहीं होते हैं। अब इसमें देखो इसके इतने हैं, पर रिएक्शन में जो भाग लेंगे वो इसके और इसके बराबर होंगे, कितने, इतने ही, और बनेंगे इसके इतने ही, ये फिक्स है। ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे 1.2 × 10⁻³ अब अपन मोल निकालें NO2 इंटू वैलेंस फैक्टर इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट होता है जो इतना है, इसका वैलेंस फैक्टर 2 है, तो NO2 बराबर कितना आ जाएगा 1.2 × 10⁻³ इंटू 2, मतलब यहाँ पर इसका बैलेंस फैक्टर इधर नहीं, इधर मल्टीप्लाई होगा ना, इधर बैलेंस फैक्टर 2 है जो इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर इंटू 2,
मतलब आधा आधा हो रहा है ना, आधा। ये हो गया 34 उल्टा ये। अब ये 34 हो गया तो अपन वेट ऑफ O2 नहीं निकाल सकते हैं क्या? अपन यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। O2 के ग्राम तो O2 के मोल कितने आए? NO2 आया अपने पास 1.2 इंटू 10⁻³ अब देखो इससे क्या होगा, वेट अपॉन मोलर वेट। मोलर वेट इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻³ अब वेट कितना है इसका निकालना है। मोलर वेट को इधर मल्टीप्लाई करो तो मोलर वेट O2 का कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। 16 दूनी 32, 17 दूनी 34, है ना। तो ये अपना आ गया 1.2 इंटू 16 इंटू 10⁻³ ये लगभग एक बार गया। ये 1.3 आ जाएगा क्योंकि एक से कम हो ज़्यादा होगा मतलब 1.1 आएगा इंटू 10⁻³ लगभग 1.1 के समथिंग आएगा ये। क्यों? क्योंकि देखो ये 16 एकम 16 बचेगा कुछ एक 1.0001 बचेगा कुछ। अब इससे इसको काटेंगे तो ये लगभग 1.1 के समथिंग आएगा। ऐसे निकालना होता है अपन को 1.1 इंटू 10⁻³ तो अब 1.13 1.114 1.9 ऐसा कोई भी आंसर मिले और उसमें मल्टीप्लाई में -3 ओ टिक कर दो। ये हो गया अपना चैप्टर। देखो चैप्टर अपना हो चुका है। मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन बता देता हूँ, आगे अपन को सॉल्यूशन ही पढ़ना है ना। तो देखो सॉल्यूशन चैप्टर मेरे से अच्छे से नहीं आता है, तो तुम चाहते हो मैं सॉल्यूशन पढ़ाऊँ, है ना। तो मैं पढ़ा तो दूंगा लेकिन मुझे खुद को पढ़ना होगा ये अच्छे से पहले। तो ये बताओ मैं सॉल्यूशन पढ़ाऊँ या फिर कोई और चैप्टर पढ़ाऊँ? मेरे हिसाब से सॉल्यूशन ले लेते हैं, थोड़ा हार्ड चैप्टर है, हो भी जाएगा, है ना। तो चलो थोड़ा सा सॉल्यूशन देखते हैं आज 10 मिनट में। देखो विलियन, मैं विलियन के बारे में पहले भी बहुत कुछ बता चुका हूँ। विलियन, देखो विलियन के बारे में मैं पहले भी बहुत कुछ बता चुका हूँ। देखो दो या दो से अधिक पदार्थों का सहमांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। विलियन में विलेय प्लस विलायक होते हैं। विलेय है जो द्रव ठोस गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन विलायक विलायक भी द्रव ठोस कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपन अगर द्रव विलयन की बात करें, लिक्विड विलयन की बात करें तो उसमें विलायक हमेशा द्रव ही रहेगा। अगर गैस विलयन की बात करेंगे तो उसमें विलायक हमेशा गैस रहेगी। द्विअंगी विलयन वो होता है जिसमें एक विलय होता है एक विलायक होता है, ठीक है। और विलायक तो हमेशा एक ही होता है। त्रिअंगी विलयन में 2 विलय हो जाएंगे, चार अंगी विलयन में 3 विलय हो जाएंगे। अब अपन बात करते हैं थोड़ा एक अच्छा टॉपिक के बारे में, वाष्प दाब। किसके बारे में? वाष्प दाब। देखो वाष्प दाब मैं समझाता हूँ। वाष्प दाब एक अवस्था है। क्या है? अवस्था का दाब है। किसका दाब है? अवस्था का। पहली बात तो वेपर प्रेशर, कैसी अवस्था। अब बात करते हैं अपन साम्य की। साम्य अपन को अच्छे से आता है। क्या करते हैं, एक बंद पात्र में लिक्विड लिया आपने, कितना लिया इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। एक लिक्विड लिया, इसको गर्म कर दिया, है ना, गर्म कर दिया। अब गर्म करने के बाद क्या होगा, ये भाप बनेगा, भाप बन के उड़ेगा, उड़ गया, ये अपनी दीवार पर संघनित होगा, है ना। तो क्या होगा, इसमें जो हवा है और जो भाप के कण है वो आपस में वो वाष्प बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वाष्प। अब ये वाष्प है जो नीचे दबाव लगाना शुरू करेगी, है ना, नीचे दबाव लगाएगी। तो अभी ये जो दबाव है, ये नीचे का दबाव और ये ऊपर का दबाव, ये ऊपर दबाव लग रहा है ना। अब जो नीचे ऊपर का दबाव है तो क्या हो रहा है, वाष्प चाहती है मैं द्रव बनूं दबाव के कारण, है ना, क्योंकि जगह नहीं है अब जाने के लिए, और द्रव नीचे से गर्म हो रहा है तो कह रहा है मैं वाष्प बनूं।
है ना। तो ये दोनों जब साम्य में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, साम्य में। ये दोनों जब साम्य हो जाएंगे मतलब यानी जब अपने साम्य में आ जाएंगे, साम्य में आ जाएगा तब तब जो साम्य की अवस्था है ना, है ना, साम्य की जो अवस्था है तब जब जब ये साम्य अवस्था में आ जाएंगे तब इस जो सतह है, द्रव की जो सतह है, उस पर वाष्प के कण द्वारा लगाया गया दाब, जो वाष्प के कण है उसके द्वारा लगाया गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। पहली बात, वाष्प दाब साम्यावस्था पर स्थापित होता है। दूसरी बात, वाष्प दाब है जो वाष्प के कण द्वारा लगाया जाता है द्रव की सतह पर। किस पर? द्रव की सतह पर। अब अपन देखो हीट कर रहे हैं तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है ना। अब जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, अगर अपन देखें एक निश्चित टेम्परेचर ले लें, मान लो 6 सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लिया, तो उस पर वाष्पीकरण की जो दर है वो धीरे धीरे फिक्स हो जाएगी। परंतु संघनन की दर है वो समय के साथ बढ़ती रहती है। तो संघनन की दर बढ़ती रहेगी, फिर धीरे धीरे साम्य स्थापित होगा, है ना। साम्य स्थापित आ जाएगा, तब साम्य स्थापित हो जाएगा तब, यानी एक्स लिक्विड से एक्स गैस, इन दोनों के बीच जब साम्य स्थापित हो जाएगा तब जो प्रेशर होगा Kp, तब जो प्रेशर होगा Kp वही वाष्प दाब Px कहलाएगा। Kp अपन पढ़ेंगे, Kx अपन पढ़ेंगे, Kp अपन पढ़ेंगे, है ना। किस में? ये साम्य अवस्था में पढ़ेंगे। देखो Kp, जब देखो x का मतलब है यहाँ पर अगर अब किसी भी रिएक्शन में सांद्रताओं के बीच साम्य स्थापित हो, सांद्रता के बीच साम्य स्थापित हो, तो उस साम्य के लिए जो कांस्टेंट का यूज किया जाता है वो Kx है। अगर किसी रिएक्शन में दाब के बीच साम्य स्थापित हो तो उसे अपन Kp कहते हैं। देखो Kx कैसे लिखते थे अपन, ऐसे A की सांद्रता और उसका गुणांक, B की सांद्रता और उसका गुणांक, और जो प्रोडक्ट है उसकी सांद्रता और उसका गुणांक, ऐसे। लेकिन Kp कैसे लिखते थे अपन, Kp कैसे लिखते थे, प्रेशर ऑफ A और A बटे प्रेशर ऑफ B। मतलब कोई रिएक्शन है, A से बन रही है B साम्य पर, उसके लिए प्रेशर ऑफ B नॉट B, ऐसे लिखते थे। याद है ना, मैंने पढ़ाया था एक बार। तो ये Kp है, Kp, ये Kp वही वाष्प दाब होगा, ठीक है। वाष्प दाब साम्य पर प्रवाहित होता है। अब देखो एक पात्र है, उसमें अपन 1 लीटर जल लें या 100 लीटर जल लें, उसकी सतह पर जो साम्य अवस्था पर जो दाब लगेगा उस पर इस नंबर का कोई फर्क पड़ेगा क्या? नीचे की जल की सतह, जल का कोई फर्क पड़ रहा है क्या? वो सिर्फ दबाव इस जगह पे इसके और इनके बीच लग रहा है। जितना ज़्यादा जल होगा उतना ज़्यादा जल होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ ताप पर। ताप जितना ज़्यादा होगा उतना ही दबाव बढ़ता जाएगा। तो वाष्प दाब है वो सिर्फ ताप पर निर्भर करता है। किस पर? ताप पर। और एक और चीज़ पर निर्भर करता है, किस पर? द्रव की प्रकृति पर। द्रव की प्रकृति पर। प्रकृति मतलब देखो अपन देखते हैं कि लिक्विड, देखो जल कैसा भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपन देखते हैं कि एक जल सादा जल होता है, जो वाष्प दाब सादा जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। लेकिन अगर जैसे ही उसमें अपन नमक मिला देते हैं, नमक, समुद्र का जल का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 100 से ज़्यादा हो जाता है, लगभग 110 120 तक पहुंच जाता है। इसे क्या कहते हैं अपन? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में कमी या वृद्धि हो जाती है, वो द्रव की प्रकृति पर निर्भर हो जाता है। अगर इसमें ऐसे पदार्थ मिला दिए जाएं जो इसका वाष्प दाब बढ़ा देते हैं तो
जो वाष्प दाब है वो बढ़ जाएगा। बेगर ताप को परिवर्तित करे तो जो वाष्प दाब है वो ताप पर तो मेनली निर्भर करता है, लेकिन एक और कंडीशन होती है, उसे कहते हैं द्रव की प्रकृति, इन पर निर्भर करता है। लेकिन कभी भी वाष्प दाब है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। मतलब आयतन, बर्तन छोटा लो चाहे बड़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पात्र के आकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, द्रव की मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। अब देखो वाष्प दाब कैसा गुणधर्म है, ये मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा है ना, कि किस 1 लीटर लो चाहे 1000 लीटर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये एक मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। कैसा है ये? द्रव की प्रकृति का एक गुणधर्म है। ये तो अपन को पता लग गया, द्रव की प्रकृति का गुणधर्म है। देखो द्रव या गैस की प्रकृति का गुणधर्म है वाष्प दाब, है ना, द्रव की प्रकृति का गुणधर्म है। तो ये कैसा गुणधर्म है? मात्रा स्वतंत्र है, मतलब मात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे। अब जो मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म होते हैं उन्हें अपन इंटेंसिव गुणधर्म कहते हैं। इंटेंसिव मतलब सघन गुणधर्म कहते हैं, सघन। और एक होता है गहन गुणधर्म, जिनकी मात्रा पर फर्क पड़ता है, जो मात्रा पर निर्भर करते हैं, जैसे आयतन, द्रव का आयतन 1 लीटर 2 लीटर मात्रा पर निर्भर करता है, तो ये मात्रा पर निर्भर गुणधर्म है, तो ये गहन गुणधर्म हो गया। और देखते हैं, जैसे देखो एंट्रोपी, द्रव की एंट्रोपी निर्भर करती है नहीं करती, ये भी मात्रा स्वतंत्र है। द्रव का घनत्व निर्भर करता है, मात्रा पर नहीं करता। जल का घनत्व एक होता ही है, फिक्स है, तो ये मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। लेकिन आयतन निर्भर करता है ना। वजन निर्भर करता है द्रव, तो ये एक गहन गुणधर्म है वजन, है ना। तो अब अपन देख चुके हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। अब अपन देखते हैं कि वाष्प दाब, देखो पहली बात तो वाष्प दाब है जो पृष्ठीय परिघटना नहीं है, यानी सरफेस फिनोमिना नहीं है। मतलब अपन सोचा कि जैसे ये लिक्विड भर लिया, और लिक्विड का जो ऊपर की जो सतह होती है वो सरफेस टेंशन दिखाती है ना, सरफेस टेंशन दिखाती है। तो ये अपन कह रहे हैं कि ऊपर की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प के कणों के द्वारा, है ना, वाष्प के कणों के द्वारा ऊपर की सतह पर लगाया गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। लेकिन हकीकत में ये एक सरफेस फिनोमेना है क्या, सरफेस है क्या? नहीं। देखो यहाँ देखते हैं, अपन किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ के कण हीट होते हैं, ये कण भाग के ऊपर जाएंगे, ये कण हीट होकर ऊपर जाएंगे, तो ये एक सरफेस फिनोमेना नहीं है, पृष्ठीय परिघटना नहीं है वाष्प दाब। तो अब अपन देखो वाष्प दाब पर ताप का प्रभाव पड़ते हैं। देखो वाष्प दाब पर ताप का प्रभाव अपन, है ना, पढ़ते हैं, लेकिन अपन देखते हैं ये सारे जो रिएक्शंस होती हैं वो साम्य अवस्था में ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। यहाँ पर अपन को थोड़ा रटने का कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो देखो अपन क्या देखते हैं कि कोई चीज़ है, उसके x मोल लिए या x लीटर आयतन ले लिया, है ना। अब वो लिक्विड है, अब वो उसमें और उसके x लीटर गैस में क्या हो गया, साम्य स्थापित हो गया। अब साम्य स्थापित हो गया, पहली बात तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो अपन यहाँ पर हीट दे रहे हैं, मतलब ऊष्मा का शोषण हो रहा है, तो ये कैसी है, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो जो डेल्टा एच होती है, एंथैल्पी में परिवर्तन, ये क्या है, एंथैल्पी। अब देखो ये ऐसे नाम आएंगे, डेल्टा एच, है ना, डेल्टा आर एस, एंट्रोपी आएगी, है ना। ये सब चीज़ अभी अपन को, है ना, बस समझ के रखनी है, बस क्या करनी है, समझ के रखनी है बस, क्योंकि ये सब अपन साम्य अवस्था, है ना, साम्य नहीं, जो ऊष्मा गतिकी वाला चैप्टर है उसमें अच्छे से पढ़ते हैं। तो अभी अपन को बस रट लेनी है, थोड़ा सा बस एक फार्मूला ड्राइव करना है अपन को, उस फार्मूले तक की समझ करनी है बस, और उस फार्मूले को रट लेना है बस। तो अभी अपन को इतना काम नहीं है, मैं इतना बता देता हूँ, ये क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन। क्या है, परिवर्तन। अब ये एंथैल्पी में परिवर्तन है, मतलब ऊर्जा में एक परिवर्तन है, डेल्टा एच। अगर डेल्टा देखो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है ना,
उनके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, सही बात है ना। जो ऊष्माशोषी होती है ना, और ज़्यादातर रिएक्शंस होती हैं वो सब ऊष्माशोषी होती है, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें डेल्टा एच नेगेटिव आ जाता है, मतलब जिनको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसके उस रिएक्शन होने में उससे ज़्यादा ऊर्जा वो निकाल देती है, मतलब खुद ऊर्जा देने लग जाती है। तो ऐसे रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच है जो लेस देन 0 हो जाता है, और इनको कहते हैं ऊष्माशोषी, है ना। तो अपन की ये रिएक्शन है, इसमें अपन हीट दे रहे हैं कि हीट मिल रही है, हीट दे रहे हैं अपन, है ना, हीट दे रहे हैं। तो ये कैसे अभिक्रिया होगी, ऊष्माशोषीय प्रक्रम है पहली बात। तो वाष्प देखो वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसी प्रक्रम है, ऊष्माशोषी, क्योंकि इसमें हम ऊष्मा दे रहे हैं। तो फिर मैंने बताया Kp क्या है, वाष्प दाब प्लस Kp ही वाष्प दाब है Px गैस का, है ना, Px गैस का। अब ये वाष्प दाब है क्या है, देखो अब ये कैसे आया मैं बता देता हूँ। Kp बराबर मैंने क्या पढ़ाया था कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ ए की पावर ए और प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। अगर रिएक्शन होती है ए से बी की, है ना, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन ये है। तो देखो देखो ये होते हैं ना, ये साम्यावस्था वाले, इनमें अपन लिक्विड को नहीं लेते हैं, क्या लिक्विड और ठोस को नहीं लेते हैं, लिक्विड और ठोस की सांद्रता को काउंट नहीं करते हैं, लिक्विड और ठोस की सांद्रता को काउंट नहीं करेंगे। तो अब Kp में इस रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे अपन, प्रेशर ऑफ एक्स गैस। अब इस पे देखो कोई भी आगे के पास समीकरण में गुणांक नहीं है, तो यहाँ 1 ही आएगा। तो Kp बराबर क्या आ रहा है यहाँ पर, Px गैस का, ठीक है, ये आ गया। अपन ने ये लिख लिया क्योंकि लिक्विड को अपन काउंट नहीं करते हैं इस रिएक्शंस में, ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास Kp ये आ गया, मतलब अगर इस रिएक्शन का में प्रेशर ऑफ एक्स गैस बढ़ेगा तो इसका Kp बढ़ेगा। अब इसका Kp बढ़ रहा है ना। अब जो Kp और ताप में एक संबंध होता है, मैंने ना पिछली बार अपन को पढ़ाया था, Kp और ताप में होता है संबंध N1 N2, है ना, N1 N2 बटे N1 प्लस N2 और डेल्टा R और मल्टीप्लाई में T, है ना। तो Kp है जो समानुपाती T के होता है, एक संबंध होता है, मुझे याद नहीं है ढंग से क्या संबंध है, पर उस संबंध से Kp और T समानुपाती होते हैं। क्या होता है, Kp और T समानुपाती होते हैं, तो Kp बढ़ेगा तो T बढ़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन, मान लो कि ताप T1 है, T1 ताप पर, मतलब प्रारंभिक ताप T1 लिया, T1 ताप पर Kp1 क्या है, P1, इसे अपन नॉर्मली लिख रहे हैं P1 वाष्प दाब, है ना। अब अपन ने दाब ले लिया, ताप बढ़ा दिया T2, ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया तुम्हें। अपन निकाल के देखते हैं T2 ताप पर Kp2 है, Kp2 है जो P2 है वाष्प दाब, ये भी वाष्प दाब है, वाष्प दाब है। अब ये दोनों दो अलग अलग अवस्थाओं के वाष्प दाब है, जब ताप एक ताप कम था एक ताप ज़्यादा कर दिया, उन पर दो दो अलग वाष्प दाब है और उनके दो दो वो है। अब अपन ने कह दिया कि T2 है जो ग्रेटर देन T1 है, ठीक है, T2 ग्रेटर देन T1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंडीशन पे अपन आप चेक कर रहे हैं। तो जो इसका समीकरण आता है, वो जो समीकरण आता है वो आता है Ln के इक्वलेंट, है ना, Ln के इक्वलेंट इक्वल टू माइनस डेल्टा आर एच नॉट बाई आर टी प्लस डेल्टा आर एस नॉट बाई आर, है ना। देखो आर अपन को पता है कांस्टेंट है, और ये जो एंट्रोपी में परिवर्तन है ये भी कांस्टेंट है ना। तो इन दोनों की जगह अपन लिख सकते हैं Ln के इक्वलेंट माइनस डेल्टा आर एच नॉट बाई आर टी प्लस सी। ये संबंध अपन को याद होना चाहिए। अब देखो ये संबंध अपन ने याद कर लिया, ये क्या है, मानक अवस्था में, है ना, ये भी एक कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, ये अपन ने देख लिया कांस्टेंट है ना।
ये है क्या हकीकत में, ये मानक अवस्था में एंथैल्पी परिवर्तन है, ये मानक अवस्था में एंट्रोपी परिवर्तन है ना। मानक अवस्थाओं के लिए और मानक अवस्था हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो अब ये एल एन के इक्विलिब्रियम क्या है, एक के इक्विलिब्रियम है K1 बटे Kp2, ऐसे है कुछ, है ना। तो अब अपन देखते हैं के इक्विलिब्रियम है ना, के इक्विलिब्रियम आ गया। तो अब अपन देखते हैं कि मतलब देखो एल एन के इक्विलिब्रियम आ गया। तो अगर अपन देखें तो अगर इसको लिखें एल एन के पी बराबर माइनस डेल्टा आर एच नॉट बाई आर टी। अब देखो ढंग से देखा जाए तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तीनों चीज़ कांस्टेंट है। ये के पी आया है। तो अगर अपन ट्राई करें के पी बराबर यहाँ पर पी लिख दें तो Kp1 बराबर P1 हो जाएगा, Kp2 बराबर P2 हो जाएगा। तो अपने पास दो समीकरण आ जाएंगे, एल के P1 बराबर माइनस डेल्टा आर एच नॉट अपॉन आर और T1, है ना, प्लस सी, और एक आ जाएगी एल एन P2 बराबर माइनस डेल्टा आर एच नॉट आर T2 प्लस सी। ठीक है, अपने पास दो समीकरण आ चुकी है ना। ये दो समीकरण आ चुकी है। अगर अपन दोनों समीकरण देखो, समीकरण दो में से एक को घटाते हैं, समीकरण दो में से एक को घटाते हैं तो एल एन P2 माइनस एल एन P1 बराबर, देखो ये माइनस में है, माइनस डेल्टा आर एच नॉट बटे आर T2, है ना। देखो सी से सी कट जाएगा घटाने पर, है ना। इसको देखते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा घटाने पर, डेल्टा आर एच नॉट बटे आर टी वन, है ना। ठीक है, अब देखो ये P2 बटे P1, ये जो नेगेटिव में होते हैं तब भाग आता है, याद हो तो, नेगेटिव में होते हैं, अपन ने पढ़ा है एल एन ए माइनस बी का होता है एल एन ए बटे बी, एल एन ए प्लस बी का होता है एल एन ए इंटू बी, ये अपन ने पढ़ा है ना। तो ये हो जाएगा एल एन P2 बटे P1, और ये इधर आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा। तो देखो, और कॉमन आ रहा है ये वाला, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डेल्टा आर एच नॉट अपॉन आर, है ना, ये कॉमन ले लिया, ये मैंने आगे लिया है पहले, है ना, ये आगे लेंगे तो 1/T1 माइनस 1/T2, ये आ गया। अब इसको इधर करते हैं T1 T2, तो ये कितना आ जाएगा, इधर आएगा T2 माइनस T1, ये हो गया, और ये डेल्टा आर एच नॉट हो गया, है ना, ये अपॉन आर हो गया, ये एल एन P2 अपॉन P1 हो गया। ये है संबंध, क्या है, ये है संबंध, है ना, ये संबंध है, क्या है, ये संबंध है। अब अपन को पता है कि जो इसकी जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, ये कुछ समसोषी अभिक्रिया है, एंथैल्पी में जो परिवर्तन है डेल्टा आर एच नॉट है जो ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये एक से ज़्यादा है, ठीक है, ये एक से ज़्यादा है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना। और अपन देखते हैं कि जो T2 है वो ग्रेटर देन P1 है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, है ना। तो अब ये पॉजिटिव, तो अपन देखते हैं कि जो इसकी वैल्यू आएगी, चाहे वो कुछ भी आए, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि T2 हमेशा ज़्यादा होगा, T2 10 है तो ये T1 5 होगा, तो बचा 5 पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आ रहा है, और भाग तो देंगे ही अपन, भाग से कोई मतलब थोड़ी है। मान लो ऊपर 10 आया, नीचे 1000 आया, तो वैल्यू आएगी जो 10 की पावर -1 आएगी, लेकिन आएगी तो पॉजिटिव में आएगी, तो जो वैल्यू है वो पॉजिटिव, मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, मतलब ये जो वैल्यू आएगी एल एन P2 बाई P1 जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, एल एन P2 बाई P1 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब P2 इज ग्रेटर देन P1 होगा। यह है संबंध, मैंने तुम्हें संबंध बता दिया है, इसको एक बार खुद ट्राई करना। ये जो समीकरण है वो तो अपन को रटना है कि P1 बराबर P1 लेते हैं, P2 बराबर P2 लेते हैं, तब ये जो समीकरण आता है ये एक ऊष्मागतिकीय संबंध है,
ऊष्मागतिकीय संबंध है, अपन ऊष्मागतिकी में इसे पढ़ते हैं। तो ये एक ऊष्मागतिकीय संबंध है, ये तो एक समीकरण है, रटना है। उसमें अपन ने इसको कांस्टेंट माना है, इसको कांस्टेंट, क्योंकि ये मानक अवस्थाओं की एंथैल्पी और ऊर्जाएं हैं। ये मानक अवस्था की एंथैल्पी है, ये मानक अवस्था की एंट्रोपी है। तो ये हमेशा कांस्टेंट होती है। ये अपन ने कांस्टेंट माना है, तभी अपन ने किया है, ठीक है। और एक बार तुम ट्राई करना, ना हो तो मैं दोबारा बताऊंगा। और इसे है ना, इस जो समीकरण निकली है ये वाली, इसे क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण। अब अपन यहाँ से कल पढ़ेंगे, है ना। चलो ठीक है।